क्या है मधु, आजकल बहुत लेट उठने लगी है। प्राची अपना लंच पर्स में रखते हुए बोली और मधु के करीब जाकर उसे हिलाकर जगाने लगी। 8 बज रहा है, कॉलेज नहीं जाना क्या मधु तुझे? उठ जाना। पर करीबन 10 मिनट तक लगातार जगाने के बाद भी मधु ने आंखें नहीं खोली तो प्राची को टेंशन होने लगी। उसने हाल ही में अपने मोबाइल में डॉक्टर सिरजा का नंबर डायल किया। डॉक्टर सिरजा उसी के फ्लैट में 4th फ्लोर पर रहती थी। एक ही फ्लैट में रहने के कारण इन दोनों के बीच अच्छी बनती थी। तो जब भी प्राची या मधु की तबीयत खराब होती थी तो वो घर आकर उन दोनों का चेकअप कर देती थी। हेलो डॉक्टर सिरजा, मैं प्राची बोल रही हूँ। हेलो, हाँ प्राची बोलो, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह कैसे फोन किया? डॉक्टर, मैं काफी देर से मधु को जगाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो जाग ही नहीं रही। प्लीज आप जल्दी आ जाइए ना, प्राची ने टेंशन में बोला। बेटा मैं अभी आती हूँ। उन्होंने फोन रखा और तुरंत अपनी चेकअप किट लेकर ऊपर आ गई। ऊपर आकर उन्हें बेड पर लेटी मधु की ओर देखा और अपना स्टेथोस्कोप लगाकर मधु को सीने पे चेक करने लगी। थक 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 थक। मधु के दिल की साफ तेज धड़कनों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपने कानों से स्टेथोस्कोप हटाकर मधु की आंखों की पलकों को उठाया और फिर बोली, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये बेहोश हो गई है। पर सोते सोते कैसे? कोई भी बेहोश हो सकता है। प्राची ने झट से सवाल किया। बेटा ऐसा कई बार होता है जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं या हम किसी भी चीज को लेकर ज्यादा टेंशन में होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है और इस वजह से इंसान को कई बार चक्कर आ जाता है और वो सोते सोते बेहोश हो जाता है। पर तुम टेंशन मत लो, कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ जो तुम्हें इसे टाइम पर खिलानी होगी। और हाँ, इसे अभी रेस्ट की सख्त जरूरत है, तो जितना कम से कम हो उतना कम ट्रैवल करे। इतना कहकर डॉक्टर सिरजा अपनी चेकअप किट लेकर चली गई। हालांकि मधु अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी थी और प्राची उसे अकेले छोड़कर दवाइयाँ लेना नहीं जाना चाहती थी। प्राची पास में पड़े स्टूल को बेड के पास लाई और उस पर बैठकर मधु के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। मधु की पलकें अब धीरे धीरे खुल रही थी, मतलब मधु को होश आ रहा था। मधु ने धीरे धीरे से अपनी पलकें ऊपर कर करके अपनी आंखों को खोला तो प्राची उसके बगल में बैठी थी। मधु का सिर बहुत भारी हो रहा था। उसने प्राची को एक झलक देखकर वापस अपनी आंखें बंद कर ली और करवट लेकर अपना मुंह मोड़ लिया। मधु सीधे लेट जाओ, करवट लेने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं देखना चाहती हो तो मैं यहाँ से उठ जाती हूँ, पर तुम प्लीज सीधे लेट जाओ। इतना कहकर प्राची किचन में चली गई और मधु के लिए चाय बनाने लगी। मधु भी लेटे लेटे प्राची के बारे में सोच रही थी। इतने में प्राची सामने से चाय लाते हुए नजर आई तो मधु ने जानबूझ के उसकी तरफ देखकर अपना मुंह मोड़ लिया। नाराजगी मुझसे है, चाय से नहीं। चाय पी लो, तुम हल्का और रिलैक्स फील करोगी। प्राची ने जबरदस्ती मधु को उठाकर उसके कमर के पीछे पिलो लगाकर उसे सहारा दिया और उसके हाथ में कप पकड़ाते हुए कहा, और मधु मना नहीं कर पाई और चुपचाप चाय पीने लगी। प्राची मधु को वहीं छोड़कर वहां से चली गई और मेडिकल स्टोर पर जाकर मधु के लिए दवाइयाँ लेने लगी। दवाइयाँ लेकर जब प्राची अपने रूम पर वापस आई तो मधु अभी भी सोई पड़ी थी। उसने मधु को ढकेल कर उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, मधु बिस्किट खा लो, उसके बाद तुम्हें दवाइयाँ भी खानी है। प्राची की बात सुनकर मधु गंदा सा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं खानी कोई दवाई बवाई। ऐसा नहीं कहते मधु, दवाइयाँ तो खानी पड़ेगी। जब तुम दवाई खाओगी तभी तो सही से ठीक हो पाओगी और फिर फेयरवेल पार्टी में तो तुम्हें परफॉर्मेंस भी देनी है ना? फेयरवेल पार्टी का नाम सुनकर मधु के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। वो प्राची के हाथों से दवाइयां छीन कर खाते हुए वापस लेट गई। प्राची मधु की इस हरकत से थोड़ी हैरान सी हो गई। मधु फेयरवेल पार्टी के नाम से ऐसे क्यों घबरा गई? क्या कोई बात है जो मधु परेशान कर रही है? क्या है आखिर? मुझे पता तो करना होगा। प्राची ने ठान लिया था कि वो पता करके ही रहेगी कि मधु को क्या हुआ है और मधु प्राची से क्या छिपा रही है। दवाइयों के नशे के कारण मधु अभी भी सोई पड़ी थी। मधु सो रही थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन की रिंगटोन लगातार बजती जा रही थी। जब लगातार फोन बजने के बाद भी मधु ने आंखें नहीं खोली तो प्राची ने मधु का फोन उठाकर कॉल अटेंड किया। प्राची कुछ बोल पाती इससे पहले ही सामने से आवाज आई, मैडम आपका काम हो गया है, अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। प्राची ने यह सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया।
हैं। प्राची ये तो समझ गई थी कि मधु कुछ बहुत बुरा करने जा रही है, लेकिन मधु ऐसा क्या करने वाली है ये प्राची अभी भी नहीं समझ पा रही थी। खैर, फोन जैसे ही कटा मधु जाग गई और आंखें खोलकर प्राची के हाथ में अपना फोन देखकर घबराते हुए बोली, किसका फोन था? पता नहीं, मुझे क्या पता, तुम खुद बात करके देख लो। बस इतना कहकर प्राची वहाँ से चली गई। मधु ने अपने फोन की कॉल लिस्ट चेक करी और फिर वो नंबर डायल करके बोली, कितनी बार बोला है, चेक करके बोला करो कि फोन किसने रिसीव किया है। सॉरी मैम, सामने आने वाले ने इतना ही कहा। सब ठीक है ना, काम हो गया ना? जी मैम। तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पैसा टाइम पर मिल जाएगा। ओके। इतना कहकर सामने वाले ने फोन काट दिया और मधु भी अपना फोन रखकर सो गई। प्राची प्राची, हाँ आयशा बोलो। इतना घबरा कर लगातार प्राची प्राची चिल्लाई क्यों जा रही हो? तुमने मधु को कहीं देखा क्या? आयशा प्राची के बगल में बैठते हुए बोली। यहीं कहीं होंगी, मुझे नहीं पता। अच्छा प्राची, मैं ये कह रही थी कि मधु और तुम्हारे बीच में लड़ाई हुई है क्या? तुमसे मतलब? प्राची ने अपनी आंखें फेरते हुए कहा, नहीं, मतलब तो नहीं, बट फिर भी सोचा पूछ लूं। तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो और अब एक दूसरे से दूर दूर रहती हो, तो मुझे लगा हो सकता है कि कोई बात हुई हो। अच्छा, इतनी फिक्र है तुम्हें हमारी? तो एक काम करो, जाकर अपना काम करने बैठ जाओ। प्राची गुस्से में उठकर क्लास से जाते हुए बोली। अजीब लड़की है ये, जब देखो चिढ़ी रहती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। इसकी अक्ल तो मैं ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। आयशा अपने दोस्तों को दबाकर खुद में कुछ बड़बड़ाने लगती है। प्राची क्लास से निकलकर कैंटीन की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसने मधु को कॉलेज की गेट के पास किसी लड़के से बात करते हुए सुना। ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ, अब शहर छोड़ के चले जाओ। मधु अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखते हुए बोल रही थी। मैम, क्या आप ये सही कर रही हो? मधु के सामने खड़ा व्यक्ति जिसने अपना फेस कवर करके रखा था, उसने मधु से बोला, देखो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, तो तुम्हें अपने काम से मतलब रखो और इस शहर से चले जाओ। मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इससे तुम्हें मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर वो व्यक्ति कॉलेज से चला गया। लेकिन प्राची ये सारी बातें सुनकर मधु की ओर बढ़ने लगी। सामने से प्राची को आता देख मधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं हक्का बक्का सी खड़ी होकर सामने से आ रही प्राची को देखती रही। किस चीज के पैसे दे रही थी? प्राची ने मधु के सामने खड़े होते हुए कहा। पैसे? पैसे? मैं कोई पैसे नहीं दे रही थी। अच्छा, तो फिर तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? और धूप भी इतनी तेज नहीं है कि तुम्हारे माथे में पसीना टपके, और तुम्हारे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं फिर? देखो प्राची, मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है इस टॉपिक पर। मधु प्राची से अपनी नजरें बचाते हुए बोली। मधु, किससे झूठ बोल रही हो, खुद से या मुझसे? क्या हो गया है तुम्हें मधु? वो मधु कहाँ गई जो कल तक हंसती खेलती बोलती थी? क्या करने जा रही हो, क्या कर रही हो, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? देखो प्राची, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम चुपचाप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, चली जाती हूँ, पर एक बात याद रखना, कल जब टूट कर बिखर जाओगी ना, तो मेरे पास मत आना। और हाँ, बाद में तुम्हें भी बहुत चोट लगेगी इस काम से, याद रखना। ये कहकर प्राची कॉलेज की क्लास में आकर बैठ गई और पीछे से मधु भी आकर प्राची के पीछे वाली बेंच पर बैठ गई। आज मधु और प्राची 2 साल में पहली बार अलग अलग बैठे थे। हाँ, लेकिन मधु और प्राची की लड़ाई से आयशा बहुत मजे में थी, क्योंकि आयशा हमेशा से चाहती थी कि मधु और प्राची की दोस्ती टूट जाए। कॉलेज में इन दोनों की दोस्ती नंबर 1 पर मानी जाती थी, और आज इन दोनों में इतनी दरार देखकर आयशा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। और आज क्लास के सारे स्टूडेंट्स उन दोनों को अलग अलग बैठा देखकर जरूर बातें बना रहे थे। उन्हीं बातों की कुछ आवाजें प्राची के कानों में गूंज रही थी। क्या बात है, आज मधु और प्राची अलग अलग क्यों बैठे हैं? क्या हो गया इनके बीच? मधु के सामने वाली बेंच पर बैठी एक लड़की अपने बगल वाली लड़की से बोल रही थी। पता नहीं, सुना है कि दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। अरे ये तो बहुत हंसती बोलती थी, अब क्यों लड़ रही हैं? लगता है किसी लड़के वड़के का चक्कर होगा। जो भी हो, रब जाने, हमें क्या करना। ये आवाजें
प्राची के कानों को चीर रही थी। उसने उन लड़कियों की ओर गुस्से में मुट्ठी बांधते हुए देखा और फिर मधु की ओर देखा। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कल जब पूरे कॉलेज में से कोई भी उनकी दोस्ती पर कुछ कहता था तो मधु उसे छोड़ती नहीं थी, और आज जब लोग इतना सब कुछ कह रहे हैं तो मधु चुप बैठी है। ये देखकर प्राची की आंखों में आंसू आ रहे थे। इस शहर में मधु के अलावा प्राची का था ही कौन? और अब जब से मधु ने भी प्राची से मुंह मोड़ लिया है, तब से प्राची अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसमें हिम्मत नहीं बची थी कि वो किसी के भी सवालों का जवाब दे पाए। इतने में हिंदी लेक्चरर मिस सलोनी ने क्लास में एंट्री की। गुड मॉर्निंग मैम। उनके एंटर करते ही सारे स्टूडेंट्स एक साथ चिल्लाए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिस सलोनी अपनी बुक टेबल पर रखते हुए बोली और फिर स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर बोली, हाँ तो मैं आज आप लोगों को किसी से मिलवाने वाली हूँ। ये सुनकर क्लास के बच्चे उम्मीद से बाहर की ओर देखने लगे। तभी एक हैंडसम सा लड़का जिसने डार्क ब्राउन कलर का कोट के अंदर ब्लैक शर्ट और लाइट ब्लू जीन्स पहनकर रखी हुई थी, उसके पैरों में स्टाइलिश जूते थे और आंखों पर काला चश्मा। वो जैसे ही क्लास में एंटर हुआ, मधु और प्राची एक दूसरे को घूर कर देखने लगे। ये इंसान और कोई नहीं था। उस दिन जब ये लोग मार्केट में टकराए थे तो उसके बाद से आज निखिल को मधु को अपने सामने देखकर करीब 5-6 दिन हो गए थे। निखिल को सामने देख मधु उसे देखती ही रह गई। आज वो पहले से काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। सारी लड़कियां तो उसे देखते ही फिदा हो गई थी। हाँ, तो ये हमारे डांस टीचर हैं। फेयरवेल पार्टी के लिए जो भी प्रोग्राम होने हैं उन सबकी परफॉर्मेंस ये सिखाएंगे। आप लोगों में से जो पार्टी में परफॉर्म कर रहा है, प्राची के पास अपने फॉर्म जमा कर दे कल तक। और इसके अलावा जिन जिनके फॉर्म सबमिट हो गए हैं, परसों से उनकी डांस रिहर्सल शुरू हो जाएगी और ये रिहर्सल हमारे ही कॉलेज के ऑडिटोरियम रूम में होगी। तो जो जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कल से एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आए। ओके मैम। क्लास के सारे स्टूडेंट एक जोश भरी आवाज में चिल्लाए, लेकिन मधु के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो तो बस अपनी सीट पर बैठी बैठी निखिल को देखती जा रही थी। पहले जब निखिल और मधु साथ थे तो इन दोनों में सुंदर मधु मानी जाती थी, और आज निखिल की सुंदरता देखकर मधु खुद भी अपना होश खो बैठती थी। मधु। हिंदी लेक्चरर सलोनी मधु को हिलाते हुए बोली। मधु होश में आते ही खड़ी होकर बोली, जी मैम। कहाँ खो गई थी तुम? कहीं नहीं मैम। ओके, तो तुम इस फेयरवेल पार्टी में परफॉर्म कर रही हो ना? जी मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। तो स्टूडेंट, अब आप सब लोग भी जल्द से जल्द अपना फॉर्म जमा करवा दें। इतना कहकर मिस सलोनी वहां से चली गई और निखिल भी उनके साथ बाहर चला गया। पर मधु अब टेंशन में थी कि उसने फेयरवेल पार्टी के लिए हाँ तो कर दिया है, पर वो डांस पार्टनर कहाँ से लाएगी? अभी मधु क्लास में बैठी बैठी यही सोच रही थी कि आयशा उसके पास आकर बोली कि मधु, तुम फेयरवेल पार्टी में परफॉर्म कर रही हो? मधु ने रूखा सा जवाब दिया। तो फिर तुम्हारा डांस पार्टनर कौन बनेगा? यही तो टेंशन है कि किसे डांस पार्टनर बनाऊं। तुम कहो तो मेरे पास एक आइडिया है। आयशा रुकते रुकते बोली। हाँ बोलो ना, कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? मधु अपने बैग से पानी की बोतल निकालते हुए बोली, तुम राघव को अपना डांस पार्टनर बना लो। आयशा के मुंह से ये सुनकर मधु जैसे हैरत में पड़ गई। क्या पागल हो गई हो तुम? क्या बोले जा रही हो? हाँ, तो इसमें हैरान होने की बात क्या है? राघव देखने में भी सुंदर है, डांस भी अच्छा करता है, फिर वो तुम्हें पसंद भी करता है। पर मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ आयशा। अब ये सब छोड़ो, तुम्हें फेयरवेल पार्टी में परफॉर्म करना है ना? सोचो कि अगर तुम फेयरवेल पार्टी में जीत गई तो कॉलेज में कितना नाम होगा तुम्हारा, और फिर प्राची से आगे भी तो पढ़ना है। क्या तुम ये सब नहीं चाहती? आयशा अपनी कुटिलता भरी आंखों से मधु की ओर देखते हुए बोली।